तो आज हम चैप्टर 14 है, इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है कैसे प्राप्त होती है। हमें पता है कि जो एटम होता है वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा जमा होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें कई प्रोटॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स एक साथ कैसे रहते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत कम्पैक्ट साइज़ में, बहुत छोटे साइज़ में होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी पावर जमा होती है। तो इसको हम, ये जो एनर्जी जनरेटेड होती है उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, वो आपस में टकराते हैं तो न्यूक्लियस खुल जाते हैं, तो दोबारा उनकी रिकंस्ट्रक्शन होती है तो हीलियम गैस बनती है। तो उसकी वजह से एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो ऊर्जा जमा होती है वो सारी बाहर निकलती है। तो यही प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन की वो सूरज में चल रही है। द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम। तो फ्यूजन का एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। तो सूरज में जो ऊर्जा न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है वो फ्यूजन प्रोसेस से होती है, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम आपस में टकराकर तो न्यूक्लियस के अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे सन इतनी दूर से भी हमें हीट और लाइट दे रहा है। तो दूसरी जो ऊर्जा हम लोग जहाँ पर करते हैं उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो हैवी एटम जो होते हैं, जैसे यूरेनियम है, जहाँ प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये वाले जो हैवी एटम्स होते हैं, अब उनको उनके अंदर लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को टकराते हैं तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस होता है बहुत भारी होता है। तो उसके अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और दोबारा रिकंस्ट्रक्शन में दो छोटे एटम बनते हैं, दो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, उसमें से 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो बच जाते हैं, वो बाकी के एटम्स को फोड़ देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब ये किया जाता है, ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, तो बहुत सारी एनर्जी उसमें से निकलती है। इफ़ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट ए लिटल मोर देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, तो जो एक एटम टूटा है उसके मास से जो नए बनने वाले एटम मास, उनका जो मास होता है वो थोड़ा होता है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि फ्यूजन में जो एक एटम होता है यूरेनियम का, फॉर एग्जांपल, वो 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। जैसे कार्बन का एक एटम जब कोयले के रूप में जलता है तो उससे जितनी ऊर्जा मिलती है उससे 10 गुना ऊर्जा जो है जो यूरेनियम के एक सिंगल एटम से मिलती है। तो एक एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर इस एनर्जी को हीट के रूप में हम यूज़ कर पाते हैं, जिससे हम पानी को गर्म करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका डिज़ाइन किया जाता है ऐसे कि उसको जब चाहे हम चालू कर सकें, जब चाहे बंद कर सकें। फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ द सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन। उसमें अपने आप चलने वाली एक फिजन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, जिससे हम एक बार फिजन होने से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन्स को हम रोक लेते हैं, जब अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक न्यूट्रॉन आगे एक एटम और एटम को फोड़ता है, तो उसमें भी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उसमें 2 को फिर से हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक को आगे जाने देते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शन होती है। तो इससे बहुत सारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। उसके अंदर से सोडियम मेटल को पाइप में चलाकर, सोडियम मेटल मॉल्टन स्टेट में होता है, जो पानी में से जब गुजरता है तो पानी को एकदम से भाप में बदल देता है। तो भाप जो होती है वो प्रेशर से निकलती है, जिससे उस प्रेशर वाली भाप से हम टरबाइन को चला सकते हैं और एनर्जी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है
इसको एक बार बनाने से 40-45 साल आराम से उससे बिजली बनाई जा सकती है और उसमें और कोई ईंधन नहीं लगता, उसकी सिर्फ मेंटेनेंस लगती है। बाकी उसमें रेडिएशन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे एहतियात किए जाते हैं, प्रबंध किए जाते हैं, जिससे उसको कंट्रोल्ड वर्जन में चलाया जा सके। द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है उसके द्वारा हम भाप बना सकते हैं, भाप से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होता है उसका चित्र और उसकी वर्किंग और उसका फंक्शन ये मैं अलग से आपको वीडियो में भेजूँगा। तो ये जो है डू यू नो में इन द न्यूक्लियर फिजन द difference in mass delta m between the original nucleus and the product nucleus get converted to energy। इसका मतलब ये है कि यानी मान लो कितना ग्राम उसका यूरेनियम के एटम का मास है और कितने ग्राम जो 2 एटम और बनते हैं उनका मास है, ये थोड़ा होता है। इसका दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ मास जो होता है वो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो उसका ये फार्मूला है, एनर्जी इज चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर, चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर। सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ड्राइव्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, तो E=mc², m यानी कि मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो जितना इन दोनों एटम्स में डिफरेंस होता है, जो 2 एटम बनते हैं यूरेनियम से, 2 अलग तरह के मेटल के एटम बनते हैं, तो उनका जो मास है और इसका यूरेनियम के एटम का मास, उसमें जो डिफरेंस होता है वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसका फार्मूला होता है E चेंज इन मास इनटू c²। तो c² का मतलब होता है 3 लाख का स्क्वायर, यानी कि 3 लाख का स्क्वायर। मास कितना है और वो ग्राम में होगा या मिलीग्राम में होगा या माइक्रोग्राम में होगा, बहुत थोड़ा मास होता है। तो उसको हमने 3 लाख के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो इतनी एनर्जी जो होती है उसमें पैदा होती है। एनर्जी इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एनर्जी इसमें पैदा होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जूल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, तो उसके साथ में जूल्स लगाने से, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कूलम्स में होता है, तो इसके साथ में जूल्स लगाने से इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। इट इज़ ईजी टू चेक फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसको उससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये जो है 1 यूनिट है तो इसके 10 लाख यूनिट बनते हैं, तो उसके 931 से और मल्टीप्लाई करके 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते हैं। इतनी एनर्जी एक एटम के से मिलती है। एक यूरेनियम एटम के फोड़ने से इतनी एनर्जी हमें मिलती है। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होते हैं हमारे देश में तारापुर में जगह है, महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान के पास है, कलपक्कम में है, तमिलनाडु में है, नरोरा है जो कि यूपी में है, और काकरापुर गुजरात में है, एंड कालगा कर्नाटका में है। ये जगह है। वैसे टोटल 14 प्लेसेस हैं यहाँ पर हमारी जो ऐसे पावर प्लांट है न्यूक्लियर के, तो वो अलग आबादी से बहुत ज़्यादा दूर ऐसे बनाए जाते हैं। केयर पूरी रखनी पड़ती है। जो रिएक्टर होता है वो सीमेंटेड होता है, कंक्रीट का बना होता है, बड़ा मोटी दीवार वाला एक चैम्बर होता है, उसके अंदर सारा होता है। तो वहाँ पर हम ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। तो इससे हमारे देश की जितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका खाली 3% जो है वो वहाँ पर एनर्जी बिजली जो है वो हमें प्राप्त होती है।
तो जितनी हमारे देश की टोटल एनर्जी बिजली की है उससे खाली 3% इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। हाउएवर मैनी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आर मीटिंग मोर देन 30% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पावर नीड्स फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बहुत सारे जो विकसित देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, वो देश इस ऊर्जा से, न्यूक्लियस की ऊर्जा से यानी परमाणु ऊर्जा से अपने देश की 30% जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं इससे पूरे करते हैं। तो इसका एक नुकसान है, मेजर हैज़र्ड, जो इसका बहुत हानिकारक प्रभाव है न्यूक्लियर पावर जनरेशन का, वो है इसका जो वेस्टेज है उसकी स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड फ्यूल। जो प्रयुक्त किया गया जो ईंधन उसके अंदर यूरेनियम जैसे है, तो वो उसको जो ठिकाने लगाने का जो काम है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। द यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उसमें से जो यूरेनियम होता है वो लगातार उसमें विकिरण होता रहता है, रेडिएशन होती रहती है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरनमेंट कंटेमिनेशन, उसमें एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। फर्दर देयर इज़ ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो उसमें से न्यूक्लियस की रेडिएशन का, विकिरण का लीकेज होना भी एक्सीडेंटल, वो भी उसका डर बना रहता है। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसका पहले उसका स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन बाद में 40 साल तक कोई खर्चा नहीं होता। दूसरा है हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन होती है और उसके वजह से प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा होता है। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। तो हमें यूरेनियम जो मिलता है वो हमें शुद्ध यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम भी 2-3 किस्म का होता है। तो हमारे देश में जो यूरेनियम उपलब्ध है वो U-239 है, उससे U-235 बनाना पड़ता है, उसको समृद्ध करना पड़ता है। तो जो शुद्ध यूरेनियम है इसमें सिर्फ 2 या 3% होता है। तो यूरेनियम को लार्ज स्केल में न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ करना है, इसलिए वो उसकी दुनिया की तरफ से उसकी मनाही है। न्यूक्लियर एनर्जी पहली बार डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ हुई थी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर डिज़ाइंड। तो उसके बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशन को डिज़ाइन किया गया। द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फ्यूजन चेन रिएक्शन इज़ ए न्यूक्लियर वेपन इज सम ऑफ द फिजिक्स ऑफ द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब अगर इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करे तो वो बॉम्ब की तरह होता है, पावर बम, परमाणु बम के बन जाता है। और उसी को न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे तो 2 तरह के डिवाइस हैं जो इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली, उनको अलग अलग तरीके से हम चला सकते हैं। तो ये आपका आज का साइंस का चैप्टर 14 का ये वीडियो है। तो इसमें से जो चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लेना, इसकी अलग से 2-3 वीडियो मैं भेजूँगा आपको।